गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके सीएमए इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, सीएमए फाइनल का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस माइलस्टोन ऑफ सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और एनी ग्रुप। और जो लोगों का रिजल्ट खराब आया है, नेगेटिव आया है, कुछ मार्क्स से वो रह गए हैं, किसी में उनको एग्रीगेट नहीं हुआ है, कोई सब्जेक्ट में उनके 40 बिलो हो गए हैं। तो प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अब जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं ना, कि जब फेलियर आ जाता है, जब फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो एनालिसिस ही नहीं करते कि वो क्यों फेल हुए हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो फेल हुए। मैं आज आपको कई सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको डिस्कस करके दूंगा कि आपके फेलियर की वजह इनमें से कुछ होगी। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आप कुछ ही फैक्टर्स को लेके बैठ जाते हो, ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन ऑलवेज टॉप लेवल की होनी चाहिए, एक्सट्रीम लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप रोज 15-20 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करो। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। फर्स्ट डे से जब आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हो, स्टडी प्लान करते हो, उसी दिन से आपका पूरे 6 महीने का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके क्या क्या रीजंस हुए होंगे जिसकी वजह से आप फेल हुए होंगे। एक एक पॉइंट नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको भी नोट डाउन कर लेना, चेक कीजिए कि आप किन रीजन की वजह से फेल हुए हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करो। और जहां जहां पे भी आपको लगता है कि सर इसमें मुझे हेल्प चाहिए, इस रीजन की वजह से शायद मैं फेल हुआ हूं या हुई हूं, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, चलो टर्न बाय टर्न अपने इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला कारण क्या हुआ होगा आपके फेलियर का। फर्स्ट, सबसे पहले आप लोग क्या होता है ना कि सिस्टमेटिक जो प्लान होता है आपके पढ़ाई का, वो आप तैयारी नहीं करते। सिस्टमेटिक स्टडी प्लान, बहुत सारे बच्चों ने यही पे मार खा जाते हैं कि हम प्लान ही नहीं करते। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पर डे का कोई प्लान नहीं, बस लेक्चर्स चलते जा रहे, पढ़ते जा रहे, होमवर्क दिया करते जा रहे, नहीं आया डाउट नहीं पूछा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बस चलते जा रहे। आत्मा जागृत होती है 1 महीने पहले एग्जाम के, जब आप प्रीलिम्स वगैरह देते हो या फिर एग्जाम के 10 दिन पहले। तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। फिर आप हड़बड़ाहट में काम करना शुरू कर देते हो। चलो दूसरा मैं आपको पॉइंट बताता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप 8 to 8, या फिर समटाइम्स मैं ऐसा बोल सकता हूं 8 to 4, ये आपका पर डे का लेक्चर का शेड्यूल होता है नॉर्मली। अब आप अगर 8 से 8 पढ़ रहे हो या 8 से 4 पढ़ रहे हो, तो फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे? बस पढ़े जा रहे हो, सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने से प्रोफेशनल कोर्स में आपको एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपको क्लियरेंस नहीं मिलता है। जितना आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो इन क्लास, उतना ही डे टू डे आपका घर पे भी सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। सेल्फ रिवीजन तो सर होता नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम तो उधर ही निकल जाता है, फिर हम घर आके कब पढ़े, हम थक जाते हैं। ये एक रीजन होता है कि बच्चों के पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता। दूसरा होता है चैप्टर वाइज प्रॉपर गाइडेंस नॉट अवेलेबल। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी फैकल्टी ने या कोई भी टीचर ने कोई भी चैप्टर शुरू कर दिया, उसका सीएमए में कितना पोर्शन पूछा जाता है, कैसे वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, और आप करते जा रहे हो कि भाई हाँ ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में, सब पढ़ना है, सब करना है, बस उसी के हिसाब से आप चलते जा रहे हो। जैसे चैप्टर शुरू होता है ना, आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये हमारी एग्जाम में, ठीक है, ये चैप्टर कितने मार्क का पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली पिछले कई सालों से पूछा गया है, कई कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये चैप्टर नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रॉपर वेटेज कितना है, ये सब चीजों की जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, जो बेसिकली कई सारे स्टूडेंट के पास होती नहीं है, या होती है तो वो इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ठीक है, दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन मतलब क्या? कई बार क्या होता है ना कि कराओ बच्चों को सारा पूरा चैप्टर डिटेल में कराओ, सारी वैरायटी के क्वेश्चन कराओ, आप उनको उतना कराओ कि जितना सीएमए के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप फिर उनको पूरे गांव के क्वेश्चंस करवाने बैठ जाओगे, तो जो चैप्टर आपका
4 से 6 घंटे में खत्म होता है ना, वो चैप्टर फैकल्टी वहां पे 18-20 घंटों में खत्म करती है। अब उससे क्या होता है कि उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट 4 to 6 आवर्स की थी, और आपने उसमें टाइम डिवोट करवा दिया 18 to 20 आवर्स। आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और वो क्वेश्चन जो आपके काम के नहीं थे वो भी आपको करवाए गए। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाए गए, 2-2 ढाई-ढाई पेज के, जबकि एग्जाम में पूछा जाता है 7 मार्क का क्वेश्चन। फिर कहां से आपका बेस बनेगा? अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है सीएमए की एग्जाम में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर लिमिटेड पढ़ाई करनी है, लिमिटेड क्वेश्चंस करने, करो, बट वो उस वैरायटी के करो जितना उसका वेटेज है, जितना सिलेबस में पूछा जाता है, जिस वैरायटी के क्वेश्चन सिलेबस में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो ना। आप फिर गांव के बाहर का भी पढ़ने लग जाओगे उस चैप्टर में, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, और ये सब टाइम वेस्टिंग का पार्ट बन जाता है आपका। फिफ्थ पॉइंट जो आपके लिए होता है, लास्ट डे जब आपको रिवीजन करना होता है, लास्ट डे रिवीजन की कोई प्लानिंग नहीं होती। कितना पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर को करना है, किसको किस तरीके से खत्म करना है, किस में फॉर्मूला देखने हैं, किस में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस पे की फोकस होना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं। लास्ट का जो 1 महीना होता है ना, उसमें आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मैं रोज इतने घंटे इस तरीके से अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट को मैं इस तरीके से रिवाइज करूंगा। उसकी कोई प्लानिंग आप लोगों के पास नहीं होती, वो आपके फेलियर का एक रीजन बन जाता है। मैं और भी डिटेल में आऊंगा इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 6, जो सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से, चैप्टर्स ऑप्शन। चैप्टर्स ऑप्शन का मतलब चैप्टर को ऑप्शन में निकाल देना। मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं करके जाऊंगा, चलेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। उस 7 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होते हैं? 5। आप उस 5 की ही तैयारी करके जाते हो। बाकी के 2 क्वेश्चन जो होते हैं, जो हैवी चैप्टर्स वगैरह होते हैं, आप उनको छोड़ देते हो। बोले 5 करके जाते हैं, बाकी 2 तो भारी वाले चैप्टर हम नहीं करेंगे, तो चलेगा। जब आप 5 क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हो तो होता क्या है ना, वहां पे आपके पास ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं होता है, और फिर आपका पूरा ग्रुप ऑप्शन में निकल जाता है 6 महीनों के वैकेशन के साथ। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेशनल एग्जाम में 7 क्वेश्चन के जितने भी चैप्टर है, फुल्ली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, और एग्जाम हॉल में जाके आप नक्की करोगे कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना है। मैं बैट मार के बोल सकता हूं, मेजोरिटी बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं, और आप में से कई सारे लोगों ने ये किया होगा कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन की तैयारी करके गए होंगे, 7 क्वेश्चन की तैयारी नहीं की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्पोरेट के पेपर में ऑडिट के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके जाते हो, फंस गए। जिस दिन कॉर्पोरेट के पेपर में कोई 1-2 क्वेश्चन जो आपके मेन चैप्टर थे, जो आपको आते हैं, उसमें ट्विस्ट हो गया, आपकी वाट लग गई। एमए के अंदर जो हाईएस्ट फेल होते हैं बच्चे, उसके अंदर उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। आप मार्जिनल कॉस्टिंग पे फोकस ही नहीं करते, बोले लेंथी चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। इस बार दिसंबर 25 के एग्जाम में मार्जिनल सबसे इजी पूछा गया था, पर बच्चे डर की वजह से मार्जिनल को ऑप्ट ही नहीं करते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप चैप्टरों को ऑप्शन में मत निकालो, आप सारी चीजें करके जाओ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जाओगे, तभी आप सीएमए क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा एक और सबसे बड़ा फैक्टर, नो फोकस। किसके ऊपर नो फोकस? थियरी के ऊपर। कोई नहीं पढ़ाता थियरी। प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल का थोड़ा ज्ञान बांटो, थोड़ा समझा दो, ये फॉर्मूला होता है, ये मेथड होती है, ये फॉर्मेट होता है, ये इसलिए करते, ये उसलिए करते, और सीधा प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाता है। कोई इन डेप्थ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और उसकी वजह से मैं आपको बताता हूं, आप मार कहां खाते हो। आप मार खाते हो एमसीक्यू में, और आपके एमसीक्यू रॉन्ग जाते हैं, क्योंकि आपकी एक मेंटेलिटी है कि भाई एमसीक्यू तो कहां से आएंगे, मॉड्यूल के पीछे से। एमसीक्यू बैंक से आएंगे या पास्ट पेपर से आते हैं। लिख लो, 10% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते मॉड्यूल और उसमें से, और रिमेनिंग 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में से बन के आते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में से बन के आते हैं। और जब आपके पास थ्योरी के ऊपर या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, तब आप एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पाते। फिर बाहर आके चर्चा करते हो कि ये एमसीक्यू तो पता नहीं कहां से पूछे इंस्टीट्यूट ने। अरे इंस्टीट्यूट ने तो तुम्हारी बुक में से ही पूछे हैं, तुम लोगों ने वो थियोरी डिटेल में नहीं पढ़ी, और फिर ठीकरा फोड़ देते हो इंस्टीट्यूट के ऊपर कि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बहुत टफ पूछे।
कोई टफ नहीं होता है। अगर आपने हर चैप्टर का, ठीक है, नोट माई वर्ड्स, हर चैप्टर का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिया होता और उसकी थियरी एक बार भी पढ़ी होती फ्रॉम द बिगिनिंग, लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता है। जो होता है ना प्रोफेशनल एग्जाम में, फर्स्ट डे से ही होता है। जो चैप्टर जब पढ़ रहे हो उसकी थियरी तभी करनी होती है। बाद में कुछ नहीं होने वाला, बाद में फिर सब बाकी रह जाता है। चलो एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मोस्टली तो सारे पॉइंट कवर हो गए। हाँ, जो लास्ट मिनट शेड्यूल वाला मैंने बोला, जो फेल होते हैं ना, फेल होने के बाद आप अपना SW नहीं करते हो, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस नहीं करते हो। मैंने जब भी आपको SM पढ़ा है, मैंने ये चीज के ऊपर चर्चा की हुई है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। हम सिर्फ ये देखते कि हमारे इतने आए, हम ये कभी फोकस नहीं करते कि हमारे कटे कहाँ मार्क्स, कहाँ बार बार गलती हो रही है, कहाँ मैं मार खा रहा हूं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको मल्टीपल टाइम करने के बाद भी ग्रिप नहीं आ रही है। आप फुल प्रूफ पढ़ाई करने के ऊपर लग जाते हो, आप वीक एरियाज के ऊपर फोकस नहीं करते हो। आप वीक एरियाज पे फोकस नहीं करोगे, उसको जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे, CMA इंटर और CMA फाइनल क्लियर करना आपके लिए उतना ही टफ हो जाएगा। मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, और एक्चुअली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों JIC ये कहता है बार बार कि मैं 100% एश्योरेंस देता हूं कि आप CMA इंटर क्लियर करके बताओगे अगर आप मेरे साथ हो तो। कारण, ये जितने भी वीक एरियाज मैंने बताए ना, लास्ट टाइम की बैचेस में सारे बच्चे जो कई बार फेल हो चुके थे वो मेरे पास आए थे, एंड आई टोल्ड देम, मैंने उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करके दिया। यही सारे पॉइंट के ऊपर वर्कआउट हुआ एंड दे गॉट गुड मार्क्स इन CMA इंटर एंड दे क्लियर्ड इट। मैं बताऊंगा नोट्स कैसी होती है आज आप, ये सारी चीजों पे ऊपर मैं आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, एक एक चीज का सैंपल मैं आज आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, किस तरीके से आपका रिवीजन शेड्यूल होता है। जो फेल हुए उनके लिए खास मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि रिजल्ट आता है ना, तब तक तो यही होप रहता है रिजल्ट वाले डे के एक दिन पहले हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। तो पहले के 1-2 महीने तो पढ़ाई करते ही नहीं हम। फिर रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तब अचानक से अंतरात्मा जागती है कि अब 2 ग्रुप दू, 1 ग्रुप दू, पहले तो वो कंफ्यूजन। ठीक है, फिर घूम फिर के दोनों ग्रुप के साथ गाड़ी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है अब हम एक ग्रुप के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने वो वाला ग्रुप अच्छे से नहीं पढ़ा। किसने ना बोला था नहीं पढ़ने को? अरे प्लानिंग ही नहीं की। कभी ऑन पेपर लिख के देखा है कि कितने चैप्टर से कितना टाइम डिवोट होता है? ये सब करना पड़ता है, पेपर वर्क। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। आपके 12th में कितने परसेंटेज थे डजंट मैटर, आप क्या थे डजंट मैटर, अब आप क्या कर रहे हो ना वो मैटर करता है। मैं आपको बताता हूं सैंपल के तौर पे कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करवाई है बच्चों को जब वो फेल हो गए थे। मैं आपको पास्ट वाला बता रहा हूं, जो बच्चे प्रीवियस जून 25 की एग्जाम्स के अंदर फेल हो गए थे, मैं आपको क्विकली बताता हूं। ये ग्रुप 2 की हमने फाइनल प्लानिंग तैयार की थी। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट चैप्टर, मॉड्यूल नंबर जो भी था, एवरेज मार्क 7, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। 6 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, 14 अगस्त को मैं इसकी एग्जाम लूंगा। ठीक है, और उसके साथ एग्जाम में था ऑपरेशनल प्लानिंग, एवरेज 14 मार्क्स का पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों चैप्टर की एग्जाम बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं। ये था OM का। इसी मैनर में फिर नेक्स्ट OM का आता है 14 अक्टूबर में। क्यों इतना गैप है? बीच में FM, कॉर्पोरेट और MA के टॉपिक्स भी लिए गए, उनकी एग्जाम्स भी ली जाती है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं। इस तरीके से पूरे के पूरे OMSM के हर चैप्टर की प्रॉपर प्लानिंग की कब कब आपको चैप्टर वाइज एग्जाम देनी है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, एवरेज 16 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली पाया जाता है A और B के अंदर। 15 आवर्स रिवीजन की रिक्वायरमेंट, मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो फेल हो गए, जिन्होंने ग्रुप 2 पढ़ा हुआ है। 3 सितंबर को हमने इसकी एग्जाम ली थी। ठीक है, फिर फाइनल अकाउंट, 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज, क्वेश्चन नंबर 3 में पाया जाता है। 15 आवर्स की रिक्वायरमेंट, 12 सितंबर को इसकी एग्जाम ली थी हमने। इस तरीके से हमने हर सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को इस तरीके से प्लान करवा के दिया था। एंड जिन्होंने डेडिकेटली ये फॉलो किया, इवन आप देखिए BDA करके जो टॉपिक है, जो लोग ऑप्शन में निकाल देते हैं, ये भी करके गए थे बच्चे कि कभी FM के कोई क्वेश्चन में हम फंस गए, कैपिटल बजटिंग में फंस गए, डिविडेंड वाले में फंस गए, हम कैश फ्लो में फंस गए, तो हमारे पास बैकअप अवेलेबल है, हम थियरी कर लेंगे। सो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए सिलेक्ट करने का। फिर आप देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसी तरीके से हमने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, और ये स्टडी शेड्यूल एवरी डे का था। ग्रुप 1 7 to 12:30, 5:50, और ग्रुप 2 जो लोग ग्रुप 2 में फेल हुए और फर्स्ट टाइम ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, उन लोगों के लिए हमने ये प्लान बनाया था
कि ग्रुप 1 पे आपका फोकस ज्यादा होगा, ग्रुप 2 के ऊपर आपको रोज का 2 से 4 6 घंटे पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। और इस तरीके से प्लानिंग करो ना, डेफिनेटली आप पास हो जाते हो। ठीक है, ये उनका पूरा एग्जाम का टाइम टेबल आप देख सकते हो। 12 अगस्त, 14 17 अगस्त, 20 अगस्त, स्टडी नोट कौन सा, कितने मार्क्स का। हर पेपर 70 मार्क्स का लिया, हर पेपर 3 आवर्स का था। मैक्सिमम जितनी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं सब करो, कुछ भी बाकी मत रखो। इस तरीके से अगर आपकी फुल प्रूफ प्लानिंग होती है ना, तब जाके आपको 110% रिजल्ट आपका जो होता है वो बेटर होता है। अब मैं आपको बताता हूं जेआईसी के नोट्स किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, जो हमारा पेपर नंबर 11 है, FMNBD है, उसका 3.4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मॉड्यूल 3, जिसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से कवर होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो। ये 4 चैप्टर मिला के क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली होता है। 21 से 21 से 28 मार्क्स कवर करता है ये अकेला मॉड्यूल आपका। इस तरीके से प्री प्लान मटेरियल देने से पहले ही बच्चों के दिमाग में कि भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जरूरी नहीं इस बार पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर चेंज भी हो सकते हैं, बट व्हाट इज द ट्रेंड, क्या चलता आ रहा है दिसंबर 2022 के सिलेबस में, किस तरीके से पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में, तो हर बार एग्जाम में इसी तरीके से पूछे गए। फिर आप देख सकते हो सबसे पहले उसका प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि कैश फ्लो क्या है, सब कुछ, एडवांटेज, इंपोर्टेंस, एवरीथिंग, डिफरेंस डिफरेंस, डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, सब कुछ समझाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल पे ले जाते हैं। और यही नहीं, प्रैक्टिकल के जितनी वेराइटीज है सब कुछ कवर करने के बाद जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसके बाद उनको दिया जाता है ये एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो उनको घर पे करना होता है। और ये मटेरियल जो हमारा होता है, ये क्वेश्चन के साथ साथ इसके प्रॉपर आंसर्स भी होते हैं, ताकि आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद अपनी गलतियां ढूंढो। प्रॉपर आंसर के साथ, प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स उनको दिए जाते हैं एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, और डे टू डे उनका फॉलो अप भी लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट होता है प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे जेआईसी आपको रेगुलर 4 to 5 आवर स्टडी से ज्यादा नहीं कराएगा, ताकि जो मैंने आपको सबसे पहला रीजन बताया यहाँ पे, 8 to 8 या 8 to 4, ये वाला कॉन्सेप्ट काम का नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए। आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 घंटे रेगुलरली सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। जो भी टॉपिक मैं आपको देता हूं, जो भी टॉपिक चैप्टर वाइज प्रॉपर गाइडेंस देने के बाद जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका जो वर्कआउट दिया जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो काम देने से कुछ नहीं होता, बच्चों से फॉलो अप लेना पड़ता है। जब तक फॉलो अप नहीं लोगे ना, वो डेडिकेटली काम नहीं करने वाले। एक एक 1 to 1 हर स्टूडेंट के पास जाके उसकी नोटबुक चेक की जाती है कि क्या उसने वो काम किया है, उसको कहां दिक्कत हुई है। ऐसा प्रॉपर 30 to 50 मिनट सिर्फ इसमें स्पेंड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, रेगुलर एग्जाम, फॉलो अप लिया, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, एग्जाम कंडक्ट, एग्जाम कंडक्ट, एग्जाम में पर्टिकुलर टारगेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 मार्क्स की एग्जाम है, मिनिमम 20 आने चाहिए, अगर नहीं आए पनिशमेंट लेवल 1 असाइन, आपको वो पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर 20 नहीं आए ना, तो मुझे उस लेवल का पनिशमेंट मिल जाएगा। और वो पनिशमेंट भी बच्चे लेते कि नहीं, उस बहाने मेरी प्रैक्टिस होगी और अगली एग्जाम में मेरे मार्क्स कम नहीं आएंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, हर चैप्टर से पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका एमसीक्यू का जो बेस है, जो मैंने आपको यहां पे बताया था, थियोरी पे फोकस नहीं होता है, और थियोरी पे फोकस नहीं होता तो एमसीक्यू कवर नहीं होते। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मटेरियल, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बी में 7 मार्क्स में बरसों से पूछा जा रहा है ये। कभी किसी ने इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है? नोट्स देने से कुछ नहीं होता, समझाना पड़ता है बच्चों को, और उनको वो चीजें अंडरलाइन करवाओ, हाईलाइट करवाओ कि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये पूरे नोट्स में हमने सबसे पहले एबीसी को डिटेल में समझाया है, कौन कौन से एमसीक्यू इस थ्योरेटिकल टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट किया गया है। और उसके बाद जाके हम यहां पे मूव करते हैं, नॉट डायरेक्टली टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। एक से एक लेक्चर तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में ही निकल जाता है। और क्या ऐसी पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप एक ही झटके में सक्सेस गेन कर सकते हो?
मैं आपको आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करके दूंगा। आप मेरे पास बैठिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछूं 1 to 1 आप मुझे जवाब दीजिए, मैं आपको फुल प्रूफ सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बना के दूंगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट जेआईसी इज डूइंग, जेआईसी टाइम टू टाइम पेरेंट्स मीटिंग भी रखती है, जिसको हम बेसिकली पीटीएम कहते हैं। 1 या 2 पीटीएम तो पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए, ताकि हमें भी इस चीज का पता चले कि स्टूडेंट घर पे कर क्या रहा है, किस तरीके से वो वर्कआउट कर रहा है, स्टडी प्लान क्या है। वो फॉलोअप हम एक बार पेरेंट्स से भी लेते हैं, ताकि वो कहीं कहीं पे मेंटल लेवल पे, मोरल लेवल पे कहीं मार खा रहा है घर पे, तो हमें उस चीज का भी पता चलता है, उसके वर्किंग शेड्यूल का हमको पता चलता है, ताकि हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आपको इन इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं तो कई सालों से करता आ रहा हूं, लास्ट मिनट तक, जब तक एग्जाम, लास्ट एग्जाम नहीं आ जाती तब तक स्टूडेंट के साथ रहने का। होता क्या है ना, सिलेबस खत्म, बच्चे अपने अपने घर, अपनी सेल्फ स्टडी करो, सीधा एग्जाम देने पहुंच जाओ। नो, जेईसी में सिस्टम नहीं चलता है। कल आपकी एग्जाम है, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे तक आपके लिए क्लासेस ओपन है, आप कभी भी आ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। आपका प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल होता है कि 24 घंटों में आपको कब कब कितना कितना पढ़ना है, उसके हर मिनट हर आवर्स का फॉलो अप लिया जाता है। बच्चे खुद फॉलो अप देते हैं, उनका पूरा शेड्यूल सिस्टमेटिक वे में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तैयार करके देते हैं। जब तक वो एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच जाता, एग्जाम हॉल के बाहर भी जेईसी की फैकल्टी होती है, एक मोरल सपोर्ट की सर खड़े हैं ना बाहर। हर एग्जाम के अंदर ये सारी चीजें, हर हर कोर्स के अंदर, नॉट इन सीएमए इंटर, इवन इन ईच एंड एवरी एग्जाम, एवरी काइंड ऑफ एग्जाम, जितने कोर्सेज जेआईसी चलाता है सबके अंदर हम ये चीजें करके देते हैं, ताकि आप सक्सेसफुल बन सको, आप अपने कोर्स को, अपने गोल को, अपने विजन को अचीव कर सको। ये हमारा गोल होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, चलो टाटा बाय बाय। एक और चीज मैं बता देता हूं, 5 राउंड, कई सारी चीजें मुझे याद भी नहीं आती कई बार। 5 राउंड प्रीलिम एग्जाम्स, जिसमें पेपर कैसे सेट किया जाएगा, लेवल 1 इजी पेपर, लेवल 2 मॉडरेट पेपर, लेवल 3 इंस्टीट्यूट कैसे पूछेगा उसका सबसे टफेस्ट लेवल। तैयारी वर्स्ट लेवल की करो, वर्स्ट लेवल इन सेंस वर्स्ट पेपर की तैयारी करोगे, कितना भी खराब पेपर आ जाएगा उसकी नेट प्रैक्टिस करके जाओ, तो एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सब कुछ इजी इजी की तैयारी करोगे और एग्जाम में अचानक से जब बम फूटता है ना, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, फिर सीधा 6 महीनों का वैकेशन, मल्टीपल टाइम वैकेशन मिल जाते हैं कई बार, बैक टू बैक 6 मंथ वैकेशन। और उसका जवाबदार कोई और नहीं है, आप हो, आपकी प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटजी है। आपने ये सारी चीजें की नहीं, हाँ नो डाउट, कई बार वो इंस्टीट्यूट भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए जिसने ये सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। ये चीजें सोचनी पड़ेगी आपको। और मैं आपको बैट मार के बोलता हूं, अगर आपका ग्रुप 2 का रिजल्ट नेगेटिव आया है, ज्वाइन अस। मैं श्योरिटी देता हूं आपको, अगर आप क्लियर नहीं हुए, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी मेरी, मैं जैसा बोलूं वैसे प्लानिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा, डेडिकेटली करना पड़ेगा। मुझे हर चीज में आपको फॉलो अप रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि सर देखो हमने ऐसा ऐसा किया, इतना इतना किया। लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, यू विल बी सीएमए इंटर क्वालिफाइड वेरी सुन इन दिस कमिंग जून 2026 एग्जामिनेशन। अगर आपका एक ग्रुप बाकी है तो ठीक है, दोनों ग्रुप बाकी, ग्रुप 2 की प्लानिंग मैं करके दूंगा अलोंग विद ग्रुप 1। ग्रुप 1 में भी मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। दोनों ग्रुप साथ में देने का प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग। एक दिन में अगर आप 10 घंटा मैनेज कर सकते हो, 10 से 12 घंटा, मोर देन इनफ है, आराम से क्लियर हो जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू स्टडी, आपके प्लानिंग वगैरह कैसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। हर बार आप वो बोलते हैं ना अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, गधा मजदूरी करके पढ़ने जाओगे ना, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं मिलने वाली आपको। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। जितना हार्ड वर्क करते हो उसके साथ अगर उतना ही स्मार्ट वर्क नहीं है आपका, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सो आई होप सो आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब करना क्या है, देखो समटाइम्स क्या होता है ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे आप कोई एक ग्रुप में फेल हुए, बहुत बहुत जगहों पे मैंने ये चीज नोटिस की है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो ग्रुप 1 में फेल हो गया, नेक्स्ट उसका अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू होती, क्योंकि ग्रुप 1 का रिजल्ट 2 महीने बाद आता है। अब उसको ना कई बार उसके लेवल से ज्यादा का टारगेट दे देते कि नहीं भाई तू तो दोनों ग्रुप कर, दोनों ग्रुप की तैयारी कर। अरे उसके खुद के ग्रुप 2 में मार्क्स तो देखो, 200 में से अगर वो 160 170 के नियर बाय है तो चलो मैं उसको 2 ग्रुप का बोल सकता हूँ।
वो बंदा 200 में से 110 लेके आया, 100 लेके आया है, आप उसको बोल रहे हो दोनों ग्रुप कर, और वो बेचारा उस फोर्स में करने भी जाता है, फिर अगेन दोनों ग्रुप में फेल। फाउंडेशन में तो कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि फाउंडेशन फेल, बोले ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर की एग्जाम में जो बच्चे फाउंडेशन में फेल हुए, जनवरी से जून में ग्रुप 2 की पढ़ाई करा लेते हैं, बोले कि साथ साथ में आप फाउंडेशन कर लेना, पढ़ाई करते रहना, जून में आप फाउंडेशन की एग्जाम देना, फिर दिसंबर में आप दोनों ग्रुप साथ में दे देना, आपके 6 महीने बर्बाद नहीं होंगे। अरे जो बंदे ने लेवल 1 क्लियर नहीं किया है अपने प्रोफेशनल का, उसको आप 2 ग्रुप सीए में इंटर के लिए आप बोल रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, नो डाउट 5-10% बच्चे होंगे जो डेडिकेटली ये चीज कर पाते होंगे, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ऑडियंस नहीं कर पाती है, और उनको फोर्सफुली उस चीजों के अंदर डाल दिया जाता है। बेचारों को, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, जैसा बोला जाता है वैसा वो करते रहते हैं, और फिर 2-3 बार लुढ़कने के बाद उनका मोरल डाउन हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको लगता है ये कोर्स उनके लिए बना ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपने डिस्कस कर सकते हैं और अपने आगे भी करते रहेंगे। आप कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीए में, इंटर, फाउंडेशन, फाइनल में, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको जो जो इश्यूज है, आपको काउंसलिंग चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट, यू कैन कम एंड मीट मी, एंड मैं आपको आपके आने वाले जून एग्जाम के लिए किस तरीके से वर्कआउट करना है उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैं आपको करके दूंगा। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।